हेलो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी सेंसेक्स इसका माहौल बहुत निगेटिव था और उसका रीज़न जैसा आपको पता ही है कि ट्रंप की जो टैरिफ की जो धमकियां हैं और उसकी डेडलाइन भी कल यानी कि 2 अप्रैल को है। 2 अप्रैल को उन्होंने बोला कि डेडलाइन है और सारे जो कंट्रीज़ हैं इंडिया, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, ब्राज़ील, इन पे सब पे ही वो टैरिफ लगाने वाले हैं। तो एक चीज़ है यहाँ पे, और उस टैरिफ के डर से कि कितने परसेंट टैरिफ होगा, किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके काउंटर में भी बहुत सारी ओपिनियंस आ रहे हैं कि नहीं टैरिफ लगाने से सिर्फ इंडिया का ही नुकसान नहीं होगा, अमेरिका का भी होगा। तो लेट्स सी कि जब ये होता है कितना होता है और उसका किस तरह से इम्पैक्ट होता है, किस किस सेक्टर को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसके हिसाब से चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन अभी जस्ट स्पेकुलेशंस हैं कि कितने परसेंट क्या होगा, बट इतना ज़रूर है कि वो लगा सकता है, क्योंकि बहुत सारी निगोसिएशंस और बातचीत जो हुई है अमेरिका और इंडिया के जो ऑफिशियल्स के बीच में एक न्यूज़ आई थी कि वो बातचीत सफल नहीं हुई, क्योंकि 100% टैरिफ जैसे कार वगैरह पे है ना, टेस्ला की कार है तो यहाँ पे डबल रेट में बिकती है जो जितनी उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है। तो इस तरह से तो वो 100% टैरिफ पूरी तरह से हटा के और फिर सिमिलर जो टैरिफ हम लगाते हैं वही टैरिफ वो लगाएं उतने ही परसेंट, तो ये तो हो नहीं पाए, क्योंकि अदरवाइज़ इंडियन जो कंपनी है वो बंद हो जाएंगी ना, बहुत सारी डंपिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, वहाँ से प्रोडक्ट इधर ला के बेचने लगेंगे। शुरू में सस्ता बेचेंगे फिर बाद में महंगा कर देंगे अलग अलग, क्योंकि रिच कंपनियाँ होती हैं ना, ये सब कंपनियाँ अमीर कंपनियाँ। अमेजन क्या होता है, कहता है कि पहले तो सब लोग ऑफर लो, ऑफर ले लेके ऑफर दे के फिर सबको यूज टू करते हैं और फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को महंगा बेचते हैं। कई सारे आप लोगों ने देखे होंगे कि अभी क्या चल रहा है। खैर एनीवे उस मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट और अमेजन के बहुत सारे वेयर हाउसेज पे छापा पड़ा था और वहाँ पे जो सामान था वो ये सुनने में आ रहा था कि वो एज पर जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है, इसलिए खैर एनीवे मुद्दा भटक जाएगा। हम लोग मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दा क्या है कि जो आप लोगों को आज जो अलग नज़ारा दिखा कि निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी में 350 पॉइंट और सेंसेक्स में करीब करीब 1400 पॉइंट की गिरावट, और वहीं पे इन टैरिफ की वजह से ही, और वहीं पे जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ हरियाली छाई हुई थी। तो उसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं? तो मेजर जो 3 रीज़न हैं यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है निफ्टी में इंक्लूजन। और निफ्टी में इंक्लूजन होते ही, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है और मंथ भी स्टार्ट है, लाइक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर वैसे देखें विदेशी लोगों के हिसाब से तो उनके लिए मंथ स्टार्ट, उनका फाइनेंशियल ईयर ये हमारा वाला जो होता है ना कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, उनका ये साइकिल नहीं होता, वो ईयरली फॉलो करते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो उनके लिए फाइनेंशियल ईयर नहीं, लेकिन अपने यहाँ फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग थी और नए फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट था। और साथ में जो विदेशी कंपनियां उनके लिए नए मंथ का स्टार्ट, जब नए मंथ का स्टार्ट है और निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग हो गई है, उनको अपने पोर्टफोलियोज के उस हिसाब से रीबैलेंसिंग करनी होगी। और जितना वेटेज जो निफ्टी में जिस तरह से अलग अलग स्टॉक के वेटेज अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वेटेज के हिसाब से उनको अपने जो इंडेक्स से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती हैं तो इंडेक्स को एज इट इज़ वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसी वेटेज में निवेश करते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे उसकी वजह से वो भी एक रीज़न हो सकता है कि उसकी वजह से खरीदारी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरा एक रीज़न रहा कि पॉजिटिविटी, यहाँ पे एक चीज़ और रीज़न था कि जो कैपिटल इन्फ्यूजन क्या होता है, यानी कंपनी में जो पेरेंट का कैपिटल इन्फ्यूजन, जो होल्डिंग कंपनी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज ए होल्डिंग कंपनी एंड देयर आर वेरियस सब्सिडरीज लाइक जियो फाइनेंस एंड जियो पेमेंट्स बैंक्स, देयर आर अदर्स एज वेल। सो यहाँ पे क्या है कि जियो फाइनेंस में और जियो पेमेंट बैंक में 83 करोड़ के आसपास का कैपिटल इन्फ्यूजन दिखाई दिया, और साथ में जो जियो फाइनेंस है उसमें भी 1000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने अपनी सब्सिडरी में किया। तो ये जो जब पेरेंट जो है अपने जो उसकी सब्सिडीज होती हैं उनमें अगर निवेश करता है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है, तो इसका मतलब होता है कि पेरेंट वेल कैपिटलाइज है, और जब कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे इनको मार्केट
में ना जाके, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये कैपिटल इन्फ्यूजन उस समय आया जब इनको थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उतना ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी मार्केट पे नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अभी जो अभी आया था ना कि कमर्शियल पेपर और बॉन्ड के जरिए कुछ पैसा रेज करने वाले थे, लेकिन उन्होंने उसको टाल दिया क्योंकि महंगे रेट पे नहीं बॉन्ड इशू करना चाह रहे थे। प्रॉब्लम ये है क्योंकि इनका कहना था कि जो बॉन्ड सीकर्स हैं, बेसिकली जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं जो कंपनियां बॉन्ड्स में, वो जो यील्ड चाहते हैं, जो जिस रेट पे बॉन्ड चाहते हैं उस पर ये कंफर्टेबल नहीं है, तो इन्होंने उसको टाल दिया कि हम इतने महंगे रेट पे अगर लेंगे तो फिर हमारा मार्जिन ही क्या होगा। तो वो एक चीज़ है, तो उसकी वजह से पेरेंट ने खुद डिसाइड किया कि हम खुद ही अपना पैसा डालते हैं, अभी जो बॉन्ड के जरिए या फिर कमर्शियल पेपर के जरिए जो पैसा रेज करना हुआ वो हम बाद में करेंगे। हेलो दोस्तों, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई थी, कोई बेल बजा था और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, इसीलिए मैंने पॉज लिया। एनीवे, हमारा डिस्कशन कहाँ था वो तो मैं इस समय भूल चुका हूँ, लेकिन एनीवे मेरे कहने का मतलब ये था कि आज की जो तेज़ी आप लोग देख रहे होंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसके पीछे ये 2-3 जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए, यही इसके रीज़न रहे। यहाँ पे जो निवेशकों का भरोसा, थोड़ा सा आम निवेशकों का भी भरोसा बढ़ता है ना कि आखिरकार कंपनी के जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही अगर पैसा लगा रहे हैं, तो आम निवेशक में के मन में एक पॉजिटिविटी जाती है कि हाँ, यहाँ पे कंपनी का खुद भी कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस पे, इसीलिए वो अपना पैसा 1000 करोड़ और प्लस 83 करोड़ पेमेंट बैंक में, 1000 करोड़ जियो फाइनेंस में, तो कंपनी का खुद का भरोसा उनके बिजनेस पे है, इसीलिए वो इतना बड़ा पैसा उसमें इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ये एक आम निवेशक जो रिटेलर्स है उसके मन में भी जाता है, इसीलिए एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था सिर्फ रिटेलर्स और ये जो आम निवेशक होते हैं, छोटे निवेशक, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज था कैपिटल इन्फ्यूजन का भी, और साथ में जो फंड्स हैं बेसिकली, जो जैसा कि आप लोगों ने जब ये न्यूज़ आई थी तो कि जब निफ्टी 50 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल होगा, अब तो शामिल हो चुका है और नया मंथ भी स्टार्ट हो गया, और नए मंथ में जो फंड्स हैं उनकी रीबैलेंसिंग होगी एज पर वेटेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को वेटेज के हिसाब से जो कैलकुलेशन हुआ था उसके हिसाब से जो फिगर निकल के आ रहा था, थोड़ा वेरी कर रहा था, अलग अलग कंपनी जो ब्रोकरेज हैं वो अलग अलग फिगर, एक एस्टिमेटेड फिगर दे रहे हैं, कोई क्या कहते हैं $400 मिलियन का कोई कह रहा था, कोई 300, कोई इवन $600 मिलियन तक के भी फिगर्स आते हुए दिखे थे, और टोटल जो फिगर सुनने में आ रहा था जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वो $900 मिलियन के आसपास। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 400 के आसपास प्लस माइनस 100 के फिगर्स कुछ देखने को मिल रहे थे कि इतना निवेश होगा, और $400 मिलियन का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए, करीब करीब 3,500 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। और वो निवेश एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं अपनी अपनी स्कीम्स चलाते हैं, या जो इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्टिंग करते हैं, कई सारे इंडेक्स फंड होते हैं, तो उसके हिसाब से ग्रेजुअली वो लोग अपने जो भी एक पीरियड, बफर पीरियड होता है उसके हिसाब से वो अपने तब तक अपने फंड को रीबैलेंसिंग उसकी एज पर वेटेज जो इंडेक्स होता है उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई क्योंकि 1 अप्रैल है, तो मैंने आप लोगों को वही बताया कि आज वो भी एक रीज़न रहा। और तो इस तरह से ओवरऑल जो आज का जो सेशन था वो अच्छा था। अच्छा इसलिए था क्योंकि एक अपोजिट रिएक्शन देखने को मिला, मार्केट में कुछ और चल रहा था, बहुत बुरे तरीके से चल रहा था, और वहाँ पे स्टॉक जो है अगर अपने आप को सेफली उस दिन बचा ले जाए उस गिरावट को, तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है, और वो होते हुए दिखाई दी, तो अच्छा रहा। एनीवे, इस वीडियो को किसी भी तरह से ये रिकमेंडेशन ना माने कि इस को आधार बना के आप कोई नई पोजीशन ले लें और कोई निवेश करें, कोई बाई या सेल करने का, होल्ड करने कोई डिसीजन लें। अपना डिसीजन अपनी एनालिसिस के बाद और किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही लें, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और पैसा आपका है, तो आप उसकी सेफ्टी आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। आपका रिस्क अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग होगा, तो उसके हिसाब से बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लें, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे जिस तरह से पैसे आते हैं उसी तरह से चले भी जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी बिना सोचे समझे निवेश किया जाए, ये आप लोग मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हुए, तो आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मार्केट में स्टॉक किस तरह से डबल भी होते हैं और आधे भी होते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के और बहुत ही ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही किसी कंपनी में
निवेश करने के लिए डिसाइड करना चाहिए, और कितना निवेश करना उसके लिए भी बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। अमाउंट पे भी ध्यान देना। बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं कि सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, तो वो भी नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही थी। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो जस्ट एक मेरे मन में आया कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, उस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं अभी तक, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।